हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो है प्रतिभूति बाजार, उद्योग और बीमा। देखिए, इससे रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज आज के वीडियो में कवर करेंगे। सभी एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूंजी बाजार को कौन विनियमित करता है? तो देखिए, इनमें से कौन है जो पूंजी बाजार को विनियमित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेबी। ये पूंजी बाजार को विनियमित करता है। देखिए, भारत में पूंजी बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नियंत्रित करता है। यह एक सरकारी निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को गैर अंशदायी निकाय के रूप में हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा और अधिकार दिए गए थे। एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र डैश कहलाती है। तो देखिए, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल कहलाती है। देखिए, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल या टी बिल कहते हैं। यह एक तरह का सरकारी बॉन्ड या ऋण प्रतिभूति है। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि आमतौर पर 1 साल से कम होती है। शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, क्या है आईपीओ का पूर्ण रूप? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, यानी कि इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का पूरा नाम है। देखिए, शेयर बाजार में आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है कि कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है। आईपीओ के जरिए कंपनी को नए फंड जुटाने में मदद मिलती है। यह कंपनी को सार्वजनिक पूंजी बाजार में लाने का तरीका है। नए पूंजी निर्गम डैश में रखे जाते हैं। तो देखिए, कौन से बाजार में ये रखे जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं नए पूंजी निर्गम। देखिए, नए पूंजी निर्गम प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं। शेयर बाजार को 2 बाजारों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों का कारोबार होता है। निफ्टी डैश से संबंधित है। तो देखिए, इनमें से किससे संबंधित है निफ्टी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। देखिए, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक मार्केट इंडेक्स है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 का मिला जुला शब्द है, जिसे 21 अप्रैल 1996 को एनएसई द्वारा गढ़ा गया था। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क आधारित इंडेक्स है और एनएसई का प्रमुख इंडेक्स भी है, जो कुल 1600 स्टॉक में से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले शीर्ष 50 इक्विटी स्टॉक को प्रदर्शित करता है। तेजड़िए बुल तथा मंदेड़िए बियर, ठीक है, जो तेजड़िया और मंदड़िया आपने सुना होगा, किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित है? तो देखिए, इनमें से किससे संबंधित है बुल एंड बियर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर या तेजड़िया और मंदड़िया। देखिए, तेजड़िया और मंदड़िया शेयर बाजार से जुड़े शब्द हैं। इनका इस्तेमाल स्टॉक एक्सचेंज में सटोरियों के लिए किया जाता है। तेजड़िया का मतलब है बाजार में तेजी आ रही है, जबकि मंदड़िया का मतलब है कि बाजार में मंदी आ रही है। वहाँ शेयर दलाल या ब्रोकर जो शेयर कीमतों में गिरावट की आशंका से शेयर बेच देता है, उसे डैश कहते हैं। तो देखिए, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे मंदड़िया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो देखिए, कौन सी नहीं है इनमें से? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईएफसीआई नहीं है। जबकि देख लिए, सीआरआई, एसआईएल, केयर और आईसीआरए, ये तीनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जबकि आईएफसीआई नहीं है। देखिए, आईएफसीआई का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। यह देश का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। गैर आंकलित धन को उपयोगी उद्देश्यों हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया?
तो देखिए इनमें से कौन सी स्कीम को प्रस्तावित किया सरकार ने, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विशेष वाहक बॉन्ड या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स को प्रस्तावित किया सरकार ने। देखिए विशेष वाहक बॉन्ड और प्रतिरक्षा और छूट अधिनियम 1981 के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने स्पेशल बियरर बॉन्ड लॉन्च किए थे। इन बॉन्ड में निवेश करने पर कर कानूनों से छूट मिलती थी। हालांकि ये योजना विवादों में फंस गई और इसे अब बंद करना पड़ा। वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देते हैं, उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए ऐसे सट्टेबाजों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें मंदड़िया या बियर कहा जाता है। भारतीय बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए क्या है इसका उद्देश्य, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का लेबल बनाना, ये भारतीय बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य है। देखिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन वाणिज्य विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2003 में स्थापित एक न्यास है, जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में मेक इन इंडिया लेबल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है, तो देखिए बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। इरडा के द्वारा, यानी कि IRDA, इसके द्वारा बीमा क्षेत्र को नियमित किया जाता है। पारस्परिक निधि या म्यूचुअल फंड तथा शेयर बाजारों का मूल विनियामक प्राधिकरण किसके पास होता है, तो देखिए किसके पास है ये, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सेबी के पास होता है। देखिए भारत में म्यूचुअल फंडों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। बोर्ड म्यूचुअल फंड क्षेत्र और भारत में समग्र शेयर बाजार में निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जब कीमत बढ़ने की आशा होती है, उस समय वह सट्टेबाज जो निकट भविष्य में विक्रय के दृष्टिकोण से क्रय समव्यवहार में प्रवेश करता है, उसे डैश कहते हैं। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। उसे तेजड़िया या बुल कहा जाता है। सेबी का पूर्ण रूप है, तो देखिए इनमें से क्या है सेबी का पूर्ण रूप, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये सेबी का पूरा नाम है। देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है। यह भारत का एक नियामक निकाय है जो प्रतिभूति और पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी डैश है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है। देखिए BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड 2000 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय PSU या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सेबी की स्थापना कब हुई, तो देखिए किस वर्ष हुई है सेबी की स्थापना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 1988 में सेबी की स्थापना हुई है और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। नैस्डैक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो देखिए कौन सी है वो पहली भारतीय कंपनी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इन्फोसिस, ये नैस्डैक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। देखिए इन्फोसिस टेक्नोलॉजी मार्च 1999 में USA नैस्डैक की सूची में स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भारत में इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। जून 1992 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी। तरलता अधिमान या लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अर्थ है, तो देखिए इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना। देखिए तरलता अधिमान का मतलब है कि लोग नकदी या ऐसी संपत्तियां रखना पसंद करते हैं जिन्हें जल्दी से नकदी में बदला जा सके। तरलता अधिमान सिद्धांत को अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स ने विकसित किया था। उन्होंने इसे अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में बताया था।
पूंजीगत लाभ से क्या आशय है? तो देखिए क्या आशय है पूंजीगत लाभ से? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन। ये लाभ है पूंजी लाभ से। देखिए पूंजी लाभ का मतलब है किसी परिसंपत्ति को उससे ज्यादा कीमत पर बेचना जितनी कीमत पर उसे खरीदा गया था। यह एक आर्थिक अवधारणा है। पूंजीगत लाभ पूंजीगत निवेश के विक्रय से मिलने वाली आय होती है। अगर एक वित्तीय लिखत डैश के उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करे तो वह प्राथमिक प्रतिभूति कहलाती है। तो देखिए क्या कहलाती है, डैश के उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करे तो वो क्या कहलाएगी, प्राथमिक प्रतिभूति। तो हमें बताना है कि किसके उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी सर्वश्रेष्ठ ऋणी के उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करे तो वह प्राथमिक प्रतिभूति कहलाती है। सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है क्योंकि वे, तो देखिए क्या रीजन है कि सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वो तीव्र एवं सरल विक्रयशील होती है, इसीलिए सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है। देखिए सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है क्योंकि इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों को जी सेक भी कहा जाता है। ये केंद्र और राज्य सरकारें जारी करती है। जोखिम अंकन या अंडर राइटिंग का संबंध है। तो देखिए किससे संबंधित है ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जोखिम को बीमाकृत करने का कार्य करने से ये संबंधित है। देखिए अंडर राइटर वह व्यक्ति या संस्था है जो किसी शुल्क के लिए बंधक, बीमा, ऋण या निवेश में किसी अन्य पक्ष के जोखिम का मूल्यांकन करता है और उसे ग्रहण करता है, जो आमतौर पर कमीशन, प्रीमियम, स्प्रेड या ब्याज के रूप में होता है। कंपनी कॉरपोरेशन के ऋणदाता कौन होते हैं? तो देखिए कौन होते हैं कंपनी के ऋणदाता? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉन्ड धारक एवं शेयर धारक दोनों ये कॉरपोरेशन या कंपनी के ऋणदाता होते हैं। देखिए कंपनी के ऋणदाता वे व्यक्ति, समूह या वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कंपनी को ऋण देती है। ऋणदाता उधारकर्ता से उधार ली गई राशि पर ब्याज लेते हैं। ऋणदाता कंपनी के ऋणपत्र धारक भी होते हैं। पूंजीगत बाजार में दीर्घकालीन निधियां कुछ संस्थाओं से उगाई जा सकती है या? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका सी हो जाएगा, प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा उगाही जा सकती है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पूंजीगत बाजार डैश से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालीन निधि से संबंधित है पूंजीगत बाजार। देखिए पूंजी बाजार दीर्घकालिक निधियों से जुड़ा है। पूंजी बाजार में स्टॉक और बॉन्ड जैसी दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। एक कंपनी के ऋण पत्र धारक उस कंपनी के डैश होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, अगर कंपनी के ऋण पत्र धारक हैं तो वो उस कंपनी के क्या होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वो उस कंपनी के ऋणदाता होते हैं। देखिए कंपनी के ऋण पत्र धारक उस कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ऋण पत्र धारकों को डिबेंचर होल्डर भी कहा जाता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का दस्तावेज होता है। ऋण पत्र धारक कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। वॉल स्ट्रीट का डैश का नाम है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट के बारे में पूछा ही जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। देखिए वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक मार्ग है। यह अमेरिकी वित्तीय उद्योग का केंद्र है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का घर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक डैश है। तो देखिए कौन सी संस्था है, इनमें से हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विनियामक संस्था है सेबी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सीडो डैश के विकास से संबंधित है। तो देखिए सीडो किसके विकास से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, लघु उद्योग से संबंधित है सीडो। देखिए सीडो यानी लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योगों के विकास से जुड़ा है। यह संगठन लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियां बनाता है, उनका समन्वय करता है और उनका निरीक्षण करता है। सीडो की स्थापना 1954 में हुई थी। आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? तो देखिए इनमें से किससे संबंधित है आंतरिक लेन देन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है
आंतरिक लेन-देन या इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, आंतरिक लेन-देन या इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से जुड़ा एक अपराध है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के बारे में गैर सार्वजनिक जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयर और प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है। यह एक अनुचित प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्टॉक एक्सचेंज में होती है? तो देखिए, कौन सी गतिविधि होती है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक कितनी कंपनियों से मिलकर तैयार किया जाता है? तो देखिए, कितनी कंपनियों से मिलकर ये तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 कंपनियों से मिलकर ये तैयार किया जाता है। देखिए, ये सूचकांक बीएसई पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। सेंसेक्स को साल 1986 में लॉन्च किया गया था। सेंसेक्स को स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स भी कहा जाता है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है बैंकिंग? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैंकिंग आम लोगों और कारोबारों को सेवाएं देती है। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को विक्रय डैश कहलाता है। तो देखिए, इनमें से क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विनिवेश कहलाता है। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को विक्रय करना। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश को निजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एनएसडीएल का पूर्ण नाम है। देखिए, एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह एक वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना अगस्त 1996 में हुई थी। यह भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, इनमें से क्या है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चीनी उद्योग। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, चीनी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कच्चे माल से उत्पाद या वस्तुएं बनाई जाती है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, चीनी उद्योग, खाद्य उद्योग, कपड़ा उद्योग, निर्माण उद्योग, विद्युत उद्योग, रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक क्षेत्र, तेल शोधन व्यवसाय। ये सभी द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, क्या आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वस्तुओं का परिवहन। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का परिवहन आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में आने वाली कुछ और गतिविधियां जैसे संचार, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त प्रबंधन, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भंडारण। ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। देखिए, भंडारण एक ऐसी गतिविधि है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें वितरण और बिक्री के लिए वस्तुओं और सेवाओं का भंडारण शामिल है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि यह जीडीपी, रोजगार और निर्यात में योगदान देता है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी मदद करता है।
यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर से बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।